नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज हम 3 टेक्निकल विषय के बारे में बात करेंगे। एक FSNL जिसको सरकार बेचने वाली है, 5 मई को निविदा बुलाई गई है उसके लिए। दूसरा, जो टाउनशिप में बिजली 35,000 घरों में जो बिजली सप्लाई होती है, BSP बिजली सप्लाई करता है, उसे CSPDCL को देने की तैयारी चल रही है, काफ़ी लंबे समय से तैयारी चल रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय है सेक्टर 9 हॉस्पिटल, वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल जो कभी मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, उस हॉस्पिटल को राज्य सरकार चाह रही है कि मेडिकल कॉलेज के रूप में डेवलप किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये पहले वीडियो देख लीजिए, क्या कुछ उन्होंने इस बारे में कहा है। कल ही भारत सरकार के इस्पात सचिव से मेरी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई है और मैंने ये कहा है कि चाहे वो नगरनार हो चाहे FSNL हो, ये नहीं बिकना चाहिए और बल्कि भिलाई स्टील प्लांट के जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल है इसको मेडिकल कॉलेज के रूप में डेवलप किया जाए। यहाँ जो नगरीय क्षेत्र हैं, जो सेक्टर एरिया है, वहाँ यहाँ जो कर्मचारी हैं, यहाँ जो निवासरत हैं, उसको औद्योगिक दर से उनको विद्युत दर लगता है, उसको हमको दे दीजिए, ताकि जो छत्तीसगढ़ के दूसरे लोगों को जो लाभ मिल रहा है, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा दे रहे हैं, सस्ते दर में बिजली दे रहे हैं, उसका लाभ भी मिले। बहुत सारी बातें हुई, इसको मैंने वीडियो में जो आपने बातें सुनी FSNL को लेकर, उन्होंने कहा कि हम इसको बेचने नहीं देंगे, चाहे वो FSNL हो या नगरनार हो जो छत्तीसगढ़ में संचालित है, इसको हम बेचने नहीं देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण, मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि वो इस्पात सचिव से उन्होंने मुलाकात की है और सेक्टर 9 हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज के रूप में डेवलप किया जाए, उसके लिए उन्होंने बात की है। और तीसरा, बिजली बिल हाफ स्कीम के जो लाभ है टाउनशिप वालों को भी मिले, जो पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहे हैं। तीनों महत्वपूर्ण विषय हैं। बहुत लोगों को ये बातें समझ नहीं आई कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। हम विस्तार से बात करेंगे कि आगे क्या कुछ होगा, ये भी बात करेंगे। मेरे साथ लेफ्ट साइड पर आलोक तिवारी जी हैं, हरिभूमि के संपादक भिलाई के, और राइट साइड पर वशिष्ठ मिश्रा जो भिलाई बचाओ आंदोलन, 5 बार के पार्षद, और भिलाई को लेकर उनका काफ़ी लगाव रहता है और वो लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। इस विषय में भी वो लिखे हैं, जो टाउनशिप में जो बिजली सप्लाई हो रही है वहाँ पे टैरिफ बढ़ाए जाने को लेकर एक याचिका दायर हुई। उस याचिका पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। 35,000 हितग्राही हैं टाउनशिप में, याचिका करने वाले सिर्फ 4, उनमें से वशिष्ठ मिश्रा इकलौते हैं। बिजली सप्लाई को लेकर आपने वो की है कि टैरिफ कम किया जाए और सरकार बिजली को जो हैंडओवर करने वाली CSPDCL को BSP को लेकर उन्होंने बात कही है। क्या कुछ विषय है, टेक्निकल रूप से है ये, तो थोड़ा सा विस्तार समझाइए। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में भिलाई इस्पात संयंत्र के लाइसेंसी टाउन इंजन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट द्वारा बिजली दर बढ़ाने को लेकर एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस याचिका में दावा आपत्ति करने का अधिकार उपभोक्ता होने के नाते सभी को था और दावा आपत्ति के मामले में 29 तारीख को हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में स्वयं से प्रस्तुत होकर याचिका में दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया। हमारे द्वारा ये मांग किया गया कि टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लाइसेंसी द्वारा जो भिलाई के टाउनशिप एरिया में 35,000 उपभोक्ताओं को बिजली दिया जा रहा है, उनको गैर बाधित, सस्ती और आवश्यकता अनुसार बिजली मिले, इसको लेकर लाइसेंसी टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को आयोग द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। भिलाई टाउनशिप में लगभग 35,000 उपभोक्ता हैं, जो राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 41 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में 41 लाख लोगों को बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है और लगभग सरकार का 2200 करोड़ रुपए उसमें बिजली बिल आधा का लाभ देने को लेकर सरकार का लगता है। CSPDCL को सरकार बिजली बिल आधा का पेमेंट उपभोक्ताओं का करती है। 35,000 उपभोक्ता जो टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से बिजली ले रहे हैं, उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा। हाँ, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा लाइसेंसी टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। अगर हमारा लाइसेंसी CSPDCL हो जाएगा तो हमको इसका लाभ मिलने लगेगा। अब CSPDCL इसका लाइसेंसी हो और लाइसेंस देने का अधिकार भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को है, तो हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस बात की मांग की गई है कि 2003 के इलेक्ट्रिकल एक्ट में जो बिजली बिल
सस्ती हमको मिले, जहाँ से बिजली सस्ती मिलेगी हम वहाँ से बिजली ले पाएँ, उस अधिकार के साथ हमने मांग किया कि हमको CSPDCL की बिजली टाउनशिप में प्रदाय किया जाए और साथ साथ में गैर बाधित बिजली हमको मिले जो वर्तमान लाइसेंसी हमको नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वर्तमान लाइसेंसी ने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में खर्च करना विगत 12 वर्षों से बंद कर दिया है। साथ साथ में आवश्यकता के हिसाब से हमको बिजली मिले। हमको अगर 3 फेज़ का कनेक्शन चाहिए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो लाइसेंसी है उपभोक्ता टाउनशिप में बिजली देने को लेकर उसके पास 7,000 आवेदन पेंडिंग है, जिसमें 3 फेज़ का लोगों ने कनेक्शन मांगा हुआ है, लेकिन ट्रांसफार्मर में लोड नहीं होने के कारण वो 7,000 लाइसेंसी को उपभोक्ता 3 फेज़ का कनेक्शन भी नहीं दे पा रहा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि CSPDCL को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है टाउनशिप की बिजली। नहीं, 2003 में जब इलेक्ट्रिकल एक्ट बनाया गया तो उस इलेक्ट्रिकल एक्ट में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस बात को लेकर जिम्मेदार बनाया गया कि उपभोक्ता को सस्ती, उपयुक्त, आवश्यकता अनुसार गैर बाधित बिजली जो कोई देगा उसको लाइसेंस वो जारी करे। अभी क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? सिर्फ बातें हो रही है कि समन्वय नहीं बिठा पा रहे कोई? नहीं, पिछले 3 साल से CSPDCL भिलाई इस्पात संयंत्र का लाइसेंसी टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और राज्य शासन तीनों की कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन नतीजा उसमें नहीं निकल पाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार बोल चुके हैं, लगातार वो बैठक भी लिए, चाहे वो BSP के कोई बड़ा अधिकारी, लास्ट टाइम सुमा मंडल आई थी सेल चेयरमैन, उनके साथ भी उनकी बैठक हुई थी। कल जो सेक्रेटरी आए थे इस्पात सचिव, उनके साथ भी बैठक हुई है। तो सिर्फ बातें हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, बातें हो रही है, जानकारी का अभाव है। आपको पूर्व के इतिहास में जाना पड़ेगा। हुडको का बिजली जो BSP के टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदाय किया जाता था लाइसेंसी होने के कारण, उसको जब बदलकर CSPDCL को दिया गया तो हुडको के बिजली के मामले में CSPDCL से ना कोई पैसा लिया गया, ना BSP से कोई पैसे की मांग की गई। जो व्यवस्था है उसको वैसी प्रदाय किया गया और जो व्यवस्था प्रदाय किया गया उसको वैसी उपयोग किया गया। अभी वर्तमान में CSPDCL को जो बिजली देना है, बिजली का लाइसेंस मिलेगा और वो बिजली प्रदाय करेगा, उसके लिए CSPDCL को लगभग 15 सब स्टेशन बनाना है, उसके लिए ज़मीन लगेगी। तो जब कभी भी भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित ज़मीन जो उपयोग में नहीं है उसमें किसी के उपयोग के लिए कुछ करना होता है, तो उदाहरण है कि भिलाई इस्पात संयंत्र ने बिना सेल के अप्रूवल के 100 एकड़ की ज़मीन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए दिया, स्वामी विवेकानंद का टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना। 300 एकड़ की ज़मीन IIT भिलाई के लिए दिया। 1920 एकड़ की ज़मीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को दिया, जिससे ये शहर बना साड़ा का पटरी इस बार। 250 एकड़ ज़मीन एक और बार दिया, उससे भी ये शहर विकसित हुआ। और हुडको का भी स्थानांतरण नजुल को किया। तो अभी जो ज़मीन चाहिए उसके किसी के अप्रूवल के, डायरेक्टर या किसी सेल के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। जैसा मुख्यमंत्री जी का आज बयान आया है कि उन्होंने इस्पात सचिव से बात की है, तो इस्पात सचिव को मांग के अनुसार CSPDCL को ज़मीन दे देना चाहिए ताकि CSPDCL वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सब स्टेशन लगाए। और जो ट्रांसफार्मर है अभी एग्जिस्टिंग, उस ट्रांसफार्मर को और जो व्यवस्था है बिजली प्रदाय करने को लेकर उसको अपग्रेड करने के लिए जितना पैसा है उतना पैसा BSP को CSPDCL को दे देना चाहिए ताकि CSPDCL लाइसेंसी होने के नाते उपभोक्ता को बिजली प्रदाय करे और बिजली बिल आधा का लाभ हमको मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 110 करोड़ की बिजली उपभोक्ताओं को देने को लेकर BSP NSPCL और अपने खुद के संयंत्र से खरीदता है, तब वो बिजली दे पाता है। तो इसमें व्यवस्था को लाभ मिलेगा, लोगों को, उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अभी परिवेश कोरोना के कारण परिवर्तन होने पर अभी देखने को आया है कि भिलाई में लोड जो है बिजली का वो 11 बजे रात से सवेरे 4 बजे तक है सबसे ज़्यादा। उसका कारण क्या है? पूरे विश्व से, पूरे देश भर से लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए वापस अपने घर लौट गए हैं और रात में वो लोग विदेशी कोई कंपनी का काम करते हैं तो रात में वो लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ बैठकर काम करते हैं, तो लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, बिजली कट जाती है। उसको ठीक करने के लिए दूसरे दिन BSP का आदमी आता है, तब वो ठीक कर पाता है।
बहुत टेक्निकल विषय है, बहुत जटिल विषय है, क्योंकि इस पर लगातार बातें हो रही है। विधायक देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं, उन्होंने भी सेल चेयरमैन से लेकर तमाम लोगों से, मुख्यमंत्री से वो बात कर चुके हैं ट्रांसफ़र को लेकर। आलोक जी, ये बताइए, मेडिकल कॉलेज की बात लगातार हो रही है, जब से सरकार बनी भूपेश बघेल की, वो लगातार बोल रहे हैं कि सेक्टर 9 को हमको बनाना चाहिए। कितना पॉसिबल है और क्यों नहीं बन पा रहा? 3 साल से लगातार बातें हो रही है। सेक्टर 9 अस्पताल जो है पूरे प्रदेश का एकमात्र ऐसा है जहां लोगों का विश्वास है, और ये आज की मांग नहीं है। सेक्टर 9 को 1974 से जब 4 मिलियन प्लांट का विस्तार हुआ, उस समय से डिमांड हो रही है, और 1980 तक इसको मेडिकल कॉलेज बना देना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। उसके बाद डिमांड काफ़ी लंबे से 1980 से 1974 से हो रही है, और 1980 तक इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। कभी भी सार्थक पहल इसके लिए दोनों तरफ से नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा प्रतिनिधि जो बैठा है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ आपस में तालमेल इनका नहीं होने के कारण जो है तो कारगर पहल अभी तक नहीं हुई। केवल बोलते बस है, सिर्फ बोलते हैं, बातें नहीं होती कि सेक्टर 9 को मेडिकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुए, और वो खुद यहाँ आकर एमडी की बैठक ली है, और काफ़ी मशक्क़त हुई कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। 2010 में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तब बात हुई कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। केवल ये चर्चा तक ही सीमित है, इसके लिए कोई भी ठोस पहल या सार्थक पहल अभी तक नहीं हो पाई। जबकि राउरकेला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल कॉलेज का दर्जा सौगात दे चुके हैं। राउरकेला जो प्लांट है, उनके जो हॉस्पिटल का इकाई है, बीएसपी जैसा इकाई है, उसको वहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है। बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट का मामला रुका हुआ है। हमारे यहाँ सीएम बस बोल रहे इसलिए नहीं हो पा रहा होगा, हो सकता है पीएम को भी बोलना पड़ेगा। नहीं, दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बीजेपी के सांसद हैं, वो अपने स्तर पे सेल के कमेटी के मेंबर भी हैं। सरोज पांडे ने इस बात को उठाया था अभी हाल के सदन में, जब वो कार्रवाई हुई थी राज्यसभा सदन में। उन्होंने कहा था कि सेक्टर 9 वो मेडिकल के रूप में, मेडिकल कॉलेज के रूप में डेवलप करना चाहिए। वो बातें तो कर रही हैं, वो भी ऐसा नहीं है। काफ़ी नहीं, सेक्टर 9 को मेडिकल कॉलेज मिलने से काफ़ी सुविधा होगी, इलाज की सुविधा तो होगी। यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के छात्र जो बाहर पढ़ने जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उनको भी यहाँ सुविधा मिलेगी। संभव कैसे हो पाएगा? मतलब क्या होना चाहिए? क्या स्टेट और केंद्र को एक साथ बैठना चाहिए, तब फाइनली बात करना चाहिए? क्या होगा? आपस में समन्वय बनाने कोई सार्थक बातचीत होनी चाहिए। आज जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस्पात सचिव से बात की है, इस्पात सचिव उचित माध्यम से हैं, है ना। अब यहाँ के जो बाकी के जो जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं, उन लोगों को भी तत्काल इसमें पहल करनी चाहिए, तब कहीं जा कर के आगे बात बढ़ेगी। केवल चर्चा करने से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुल जाता है। चंदूलाल को कर लिए अधिग्रहण, तो क्या सेक्टर 9 को अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकार? चंदूलाल निजी मामला था। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज निजी लोगों का था, डायरेक्ट प्राइवेट लोग थे, कर्ज में डूबे हुए थे, और सरकार उनको पूरी तरह हैंड ओवर कर ली। वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला था, और ये चूँकि सेंट्रल से जुड़ा हुआ मामला है और सेल सीधे राज्य सरकार के अधीन नहीं है, इसलिए थोड़ी सी पेचीदगी है इसमें। कैसे संभव हो पाएगा मेडिकल कॉलेज बनना सेक्टर 9 को? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अब उपयोग में नहीं लिया जा सक रहा है। सेक्टर 9 कभी जीवनदायिनी कहलाती थी मध्य भारत को लेकर, और सेक्टर 9 में जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उपयोग अगर आप मेडिकल कॉलेज के रूप में उसको दर्जा प्रदान करके करेंगे, तो इससे राज्य को लाभ जो होगा वो ऐसा लाभ होगा कि आपको लगभग 200 डॉक्टर प्रत्येक साल आप सेक्टर 9 के हॉस्पिटल से इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के, इतने बड़े तजुर्बे का उपयोग करते हुए पैदा करेंगे। और वो समझिए, वो जो सेक्टर 9 से पढ़कर डॉक्टर बनेगा उसका स्तर कितना ऊंचा होगा। जहाँ तक प्रयासों का सवाल है, प्रयास करने से कोई चीज़ असंभव नहीं है। आपको इस बात को लेकर जाके समझाना पड़ेगा कि सेक्टर 9 में आधा राज्य मध्य भारत का इलाज कराता था, और लगभग 800 बेड का हॉस्पिटल, और कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो सेक्टर 9 में नहीं है। और आप अगर सेक्टर 9 को मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का आप सदुपयोग भी कर पाएंगे, साथ साथ में आप अपने लोगों का इलाज भी कर पाएंगे। आज देखने को ये मिलता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कारखाने का जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उसके भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के साथ अनुबंध है कि जब तक वो जिएगा तब तक उसका इलाज
सेक्टर 9 के हॉस्पिटल में बीएसपी के द्वारा कराया जाएगा। और आज देखने में ये आ रहा है कि प्रत्येक दिन 20 से 25 लोगों को रायपुर रेफ़र किया जाता है। रेफर सेंटर बन गया है। हाँ, रेफरल सेंटर हो गया अब सेक्टर 9, और जो कभी जीवनदायिनी कहलाता था। साथ साथ में जो रिटायर्ड कर्मचारी है वो अगर बीमा नहीं कराया तो अपने इलाज को, जो बड़ी बीमारी है उसका इलाज उसको स्वयं के पैसे से कराना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर 9 में अब डॉक्टर उपलब्ध नहीं है या इलाज उपलब्ध नहीं है। तो दोनों कारणों को अगर ठीक से समझाया जाएगा कि बहुत बड़ा जनसंख्या जो है वो सेक्टर 9 अस्पताल के कारण आपके शहर में रह रहा है। इस अस्पताल को इसके अपग्रेडेशन को लेकर एक व्यवस्था है कि अब मेडिकल कॉलेज को लेकर अगर राज्य सरकार को इसके संचालन की जिम्मेदारी दे देते हो तो राज्य सरकार इसका मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालन करेगा। साथ साथ में आपके जो मरीज हैं उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में संपूर्ण रूप से हो पाएगा। आज देखने में ये भी आया है कि इलाज के लिए अगर आपको आवश्यकता है और आप में प्रभाव है, आप में स्वभाव है, तो सबसे पहले आप चाहते हो कि मेकाहारा में मेरा इलाज हो जाए, आप चाहते हो एम्स में मेरा इलाज हो जाए। वैसी स्थिति कभी सेक्टर 9 की हुआ करती थी, और सेक्टर 9 को मेडिकल कॉलेज के रूप में उपयोग करने से अपने प्रदेश को 200 डॉक्टर प्रत्येक वर्ष मिलेगा। हॉस्पिटल वापस आ जाएगा जिसकी हम बात इसमें प्रदेश सरकार का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव एकदम व्यापक, क्रिस्टल क्लियर प्रस्ताव होना चाहिए कि आप सेक्टर 9 का उपयोग करना चाहते हो, आप सेक्टर 9 का उपभोग नहीं करना चाहते, उपयोग करना चाहते हो, ताकि सेक्टर 9 की स्थिति पुरानी जैसी जीवनदायिनी की बनी रहे। साथ साथ में आप इसका मेडिकल कॉलेज के रूप में अगर संचालन करते हो तो प्रदेश के लिए, देश के लिए आप 200 डॉक्टर प्रत्येक साल बनाओगे। 1.5 साल 2 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे कलेक्टर की, उसमें उन्होंने कहा था कि सेक्टर 9 के पुराने स्वरूप को हम वापस लाना चाहते हैं। ये बातें उसी दिन शुरू हुई थी जब सेक्टर 9 को मेडिकल कॉलेज के बनाना चाहिए। मतलब एक तरह से ये देखा जा सकता है कि जितना जरूरी इस टाउनशिप के बिजली सप्लाई CSPD सेल को लेकर है उतनी ही जरूरी सेक्टर 9 को मेडिकल कॉलेज के लिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, तीसरा मुद्दा है FSNL, जिस यूनिट को BSP की जो यूनिट है, BSP की एक यूनिट हुआ करती थी, सेल की यूनिट थी, उसको अब सरकार बेचने वाली है। 5 मई को मीटिंग है उसके लेकर, क्या कुछ उस पर हो रहा है और क्या वाकई में रोक देंगे अगर बेचने से? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कल इस्पात सचिव से मुलाकात में एक बयान आया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि नगरनार को और FSNL को बेचने से हम रोकने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के पास एक अनुभव रहा है, बहुत ख़राब अनुभव रहा है। छत्तीसगढ़ के बालकों को 2000 से 2003 तक की छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य निर्माण के बाद डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर अरुण शौरी के माध्यम से उसको बेचा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने उसको 500 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 501 करोड़ रुपए देते हैं देश की, केंद्र की सरकार को, बालकों को राज्य सरकार को संचालित करने का अधिकार दे दे। 500 करोड़ की कंपनी खरीद कर वर्तमान में वो कंपनी कितने लाख करोड़ की हो गई है, इसको समझने की आवश्यकता है। और नगरनार और FSNL 3 साल से FSNL भी मुनाफे में है, FSNL कोई नुकसान में नहीं है। कर्मचारी लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं उसको लेकर, कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा क्या, पूरे देश में 35,000 कर्मचारी हैं, 1-2 कर्मचारी नहीं है। पूरे देश में FSNL जो काम करता है संयंत्र के मामले में, वो रिसाइकलिंग करता है स्क्रैप का, उसको यूज़ करता है और उसमें मुनाफा कमाता है, और 35,000 आदमी को रोजगार दे रहा है FSNL। आप FSNL को निजी हाथ में डालकर फिर से बालकों की स्थिति पैदा कर रहे हो कि एक कोई कंपनी का ठेकेदार, क्योंकि बालको जिसने लिया वो कंपनी का ठेकेदार था, कंपनी का स्क्रैप कलेक्टर था, उसने बालको खरीदा और आज वो देश का और विश्व का एल्यूमिनियम के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है, और वो बालको से ही सबसे बड़ी कंपनी बनी। तो आपको उस तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए खरीद लेगी क्या, कुछ संभव है? भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट है, नगरनार हमको दे दो, हम चलाएंगे नगरनार, आप हमको। तो उन्होंने भी की थी ना बातें उस समय के मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी, तब तो नहीं बेचे थे उसको। नहीं बेचे। इसका अनुभव बाद में राज्य को कितना बुरा इसका अनुभव, लोग जो रोजगार से गए वो सीधी नियुक्तियां ख़त्म हो गई, सारी चीज़ ख़त्म हो गई। वैसे ही FSNL के मामले में और नगरनार के मामले में, दोनों मामलों में आपने नगरनार में NMDC के साथ कोलैबोरेशन करके आपने उसको बनाया हुआ है, बनकर तैयार है, उसका उपयोग हो पाए, वो चालू हो पाए, उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। तो आप व्यवस्था कर रहे हो कि आप उसको निजी हाथों में बेच देते हैं,
तो ये जो प्रयास है, और धीरे धीरे देखो आप भिलाई के अंदर, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर ऑक्सीजन प्लांट था, भिलाई का खुद का ऑक्सीजन प्लांट था। 8 एकड़ ज़मीन देकर ट्रेक्सियर कंपनी को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अधिकार मिला, और ट्रेक्सियर कंपनी पूरे देश के लिए भिलाई से ऑक्सीजन बनाकर भेजती है। जीवनदायिनी बन गया तो उस समय भी अपन भिलाई वो ऑक्सीजन पैदा करने के लिए जीवनदायिनी बने, ट्रेक्सियर के कारण जीवनदायिनी नहीं बने। हम खुद भी ऑक्सीजन बना सकते थे, लेकिन हमने निजी हाथों में अपने प्लांट के अंदर उसको प्रेमाइसिस के अंदर जगह दे के पूरे देश में वो ऑक्सीजन दे पाए, इसके लिए हम जगह दे दी अपने एग्जिस्टिंग को बंद करके। और ये जो निजीकरण को लेकर देश की सरकार का प्रयास है, ये प्रयास में रोक लगना चाहिए। ये प्रयास कहीं ना कहीं देश के स्वभाव को और देश की आवश्यकताओं को प्रतिपूर्ति करने में नुकसान करेगी। तीनों विषयों पर गंभीर रूप से चर्चा हो गई, डिटेल में बातें हो गई कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल को वाकई में मेडिकल कॉलेज का दर्जा देना चाहिए, मेडिकल कॉलेज के रूप में डेवलप करना चाहिए, संसाधन जुटाए जाने चाहिए। उसी प्रकार टाउनशिप की जो बिजली है जिसके टैरिफ अभी कम करने चाहिए, साथ में CSPDCL को ट्रांसफ़र करना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है FSNL जो यूनिट है हमारी भिलाई में, जो ऑफिस है, उसको अगर राज्य सरकार चाहती है, राज्य सरकार खरीदना चाहती है नगरनार और FSNL को, तो राज्य सरकार को दे देना चाहिए। ये बातें ओवरऑल निकला और निष्कर्ष रही बातें। अब देखने वाली बात यह कि अब तीनों पर किस तरह से आगे वर्किंग होती है और क्या कुछ आगे परिणाम आते हैं। आप देखते रहिए भिलाई टाइम्स, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इन तीनों विषयों पर कोई बातें कहनी हो तो हमें कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।